So today students I will be teaching you the periodic table most famous chapter और ये क्लास 9 का मैं पढ़ाऊँगी हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज होगी ओके। तो इसमें क्या है फर्स्ट पार्ट में डॉबनेट ट्राइड न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स मेंडलीव कंट्रीब्यूशन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सो दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट सो मच। इसका सेकेंड पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और थर्ड पार्ट भी। फर्स्ट पार्ट से एक्चुअली मेनली क्वेश्चंस नहीं आता है। इसका फर्स्ट पार्ट है जैसे बोल दिए डिस्कार्ड ये सब समझने का मतलब समझने का मीन्स कि मोस्टली इतना भी नहीं है, ज़्यादा नहीं आता है इधर से सेक्शन ए से। सेक्शन बी से इधर से बहुत ज़्यादा आता है, मतलब इधर से स्टार्ट होता है बहुत ज़्यादा आने। ठीक है ठीक है। और मैम ठीक आप लोग को बेसिक्स पहले समझा देती हूँ पीरियोडिक टेबल के, फिर मैं पढ़ाऊँगी। ठीक है ओके। सो आप लोग को इतना बात बता देती हूँ कि ये होता है ग्रुप, ये होता है ग्रुप और ये होता है पीरियड। ठीक है ओके। अब इसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ कि ग्रुप क्या होता है, ग्रुप से क्या डिनोट होता है। ग्रुप से डिनोट होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और पीरियड से क्या डिनोट होता है नंबर ऑफ शेल्स। अब वो सब क्या होता है, ठीक है चलो वो सब समझते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जो एक सेकेंड, ग्रुप डिनोट करता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिनोट करता है। और पीरियड क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ शेल्स। ठीक है अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अगर किसी को बेसिक्स याद नहीं तो कोई बात नहीं, वो भी मैं यहाँ पे समझा दूँगी इससे रिलेटेड। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होता है जो लास्ट शेल होता है ना, कोई भी लाइक है यहाँ पे जैसे ये, तो इसका जो लास्ट शेल होगा ना ये होता है इसका वैलेंस शेल, और इसके जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऐसे 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 करके इन सबको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है ग्रुप नंबर बताता है कि लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और पीरियड नंबर बताता है कि उसके पास कितने शेल होते हैं, एक शेल, दो शेल, तीन शेल। ठीक है लेट्स से तुम लोगों को पोटेशियम ले लिया मैंने, और तुम लोगों का ना सिर्फ कैल्शियम तक आ रहा है, मतलब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम तक आ रहा है। और इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, ये दो इम्पॉर्टेंट है और ये दो इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट स्कूल के हिसाब से मैं बता रही हूँ, इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं आ रहा है, वो सब 11-12 में होता है। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोग पढ़ेंगे तब आएगा। ठीक तो अभी हम लोग ले लिए पोटेशियम। अब पोटेशियम ले लिया मैंने, ठीक है अब मुझे इसका क्या पता है, ग्रुप नंबर पता है। प्लीज इग्नोर माई ड्राइंग।
अब मुझे कैसे पता चला कि मेरे को और शेप बनाना मुझे कैसे पता चला कि 4 शेल बनाना है? मैंने बोला था ना पीरियड नंबर ऑफ शेल्स डिनोट करता है, और ये कितने पीरियड नंबर में? 4 पीरियड नंबर में, चौथा पीरियड है इसका। और इसका वैलेंस शेल कितना होगा? जितना इसका ग्रुप नंबर होगा उतना उसका वैलेंस शेल होगा, उतना उसका वैलेंस एक्चुअली इलेक्ट्रॉन होगा। सॉरी, वैलेंस शेल में उसका उतना इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अब मैं मैजिक नंबर पहले बता देती हूँ, फिर आप लोगों को ये बात समझ आएगा कि कितना इलेक्ट्रॉन हर एक शेल में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फर्स्ट शेल में 2 रहता है, दूसरे शेल में 8, तो तीसरे शेल में 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32, फिर 32। तो 2 8 8 18 18 32 32, आप लोग ऐसे कर लीजिएगा, 2 8 8 18 18 32 32। ठीक है, तो पहले शेल में 2 हो गया, दूसरे शेल में 8, दिख रहा हो आप लोगों को होपफुली। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 7 8। ओके, तो यहाँ पे 2 + 8 + 2 9 10 18 बन गया, और मेरे को क्या पता था? बैलेंस शेल में 1 ठो रहेगा। ठीक है, अब इसमें 2 हो गया, फिर 8 8 + 2 9 10, फिर तीसरे शेल में 10 + 8 18 18 + 1 19। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? अब एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द शेल। तो इसका एटॉमिक नंबर हो गया 19। चलो चेक करते हैं। ये देखो 19 दिख रहा होगा आप लोगों को, रुक जाइए, अब दिख रहा है? ये 19 यहाँ पे लिखा है। ये जो एलिमेंट है इसके ऊपर कोई भी लिखा करता है ना, जैसे कैल्शियम हो गया इसके ऊपर 20 लिखा है, पोटेशियम हो गया इसके ऊपर 90 लिखा है, ये सब इसका एटॉमिक नंबर होता है। ओके ओके, नाउ मैं आप लोग को कोई बेसिक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। इसे बोलते हैं एल्कली मेटल्स। फर्स्ट ग्रुप को बोलते हैं एल्कली मेटल्स, सेकंड ग्रुप को बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल्स। ट्रांजिशन आ नहीं रहे तो ग्रुप 13 को बोलते हैं बोरॉन फैमिली, ग्रुप 14 को बोलते हैं कार्बन फैमिली, ग्रुप 15 को बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली, ग्रुप 16 को बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली, ग्रुप 17 को बोलते हैं फ्लोरीन फैमिली, और ग्रुप 18 को बोलते हैं ज़ीरो ग्रुप बोल सकते हैं, रेयर ग्रुप बोल सकते हैं, नोबल गैसेस बोल सकते हैं, कई नाम है इसके। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये इसलिए बोल रही हूँ। ओके, और ये जो लैंथेनस अनाइड है, लैंथेनाइड होता है रेयर अर्थ, मतलब रेयर मिलता है, रेयर मेटल्स होते हैं ना जो अर्थ में, उसे बोलते हैं। और एक्टिनाइड रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं। रेडियो एक्टिव जैसे आप लोग पढ़े होंगे ना, न्यूक्लियर बम में रेडियो एक्टिव चीज़ें डाला जाता है ना। अब मैं बुक से पढ़ाना चालू करती हूँ। और ये आप लोग सोच रहे होंगे मैम ये जो बोल दिया मैंने, ये लिखा, ये मैं लिख भी देती हूँ। ग्रुप 1 यहाँ पे मैं लिख देती हूँ।
ठीक है। ग्रुप 14 हो गया कार्बन फैमिली। ग्रुप 15 क्या हो गया? नाइट्रोजन फैमिली। ग्रुप 16 हो गया ऑक्सीजन फैमिली। ग्रुप 17 हो गया ठीक है हैलोजेंस। ग्रुप 17 को हम लोग हैलोजेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। हैलोजेंस और इसका मतलब क्या होता है? सॉल्ट फॉर्मर, मतलब लोग सॉल्ट बनाते हैं, ठीक है। दे आर सॉल्ट फॉर्मर्स। ये ग्रुप 17 यहाँ पे दिख रहा हो आप लोगों को, ये देखो ग्रुप 17 होते हैं सॉल्ट फॉर्मर, उसे कहते हैं हैलोजन। ये पिंक वाला है। ग्रुप 18 जीरो ग्रुप कह सकते हैं इसे, नोबल गैसेस कह सकते हैं, और यहाँ पे रेयर अर्थ भी कह सकते हैं। पे जगह नहीं इसलिए लिखी नहीं हूँ, पर रेयर अर्थ लिख सकते हैं, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब इसे इनर्ट गैसेस भी कहते हैं नोबल ग्रुप को। नोबल गैसेस, रेयर गैसेस, इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस को जीरो ग्रुप कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे होते हैं। अब आप लोग क्या, मेरे को मैं हैलोजेंस का बता देती हूँ। हैलोजेंस क्या होता है? वो लोग ना सॉल्ट, मतलब देखो हैलो मतलब सॉल्ट, और जेंस मतलब प्रोड्यूस, सॉल्ट प्रोड्यूसेस। और ये आयोनिक कंपाउंड होता है। आयोनिक कंपाउंड आप लोग जानते होंगे ना, पिछले चैप्टर में पढ़े होंगे, बॉन्डिंग वाले चैप्टर में क्या था? आयोनिक कंपाउंड कोवैलेंट क्या होते हैं? वो लोग दोनों एक इलेक्ट्रॉन को दोनों शेयरिंग होते हैं, और आयोनिक क्या होता है? एक दे देता है। तो हैलोजेंस वो होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं आयोनिक कंपाउंड। ओके। ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली को हम लोग क्या बोल सकते हैं? चैल्कोजेंस। चैल्कोजेंस वो लोग क्या होते हैं? ओर फॉर्मिंग, मतलब कि ऑक्साइड एंड सल्फाइड विथ मेटल्स इन अर्थ क्रस्ट। इट मीन्स कि ये जो ऑक्सीजन फैमिली है, ये जो और किस फॉर्म में रहता है? ऑक्साइड और सल्फाइड के वो मिला हुआ रहता है विथ मेटल्स इन अर्थ क्रस्ट, उसे कहते हैं ओर। ऑक्साइड एंड सल्फाइड विथ मेटल्स उस फॉर्म में रहता है ओर, और वो पाया जाता है कहाँ पे? अर्थ क्रस्ट में रहता है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ या तो oxide and sulfide with metals in earth crust, ठीक है। और अब यहाँ पे ग्रुप 15 को क्या बोलते हैं हम लोग? फर्टिलाइजर ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन फैमिली को, नाइट्रोजन क्या होता है? फर्टिलाइजर ही तो होता है, तो इससे हम लोग फर्टिलाइजर भी बोलते हैं, फर्टिलाइजर फैमिली। और ऐसे हम लोग पता है क्या बोलते हैं? निक्टोजन, निक्टोजन बोलते हैं, पेंटेल्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख दूँ मैं, या तो एक अच्छे से पेज में लिख के रुक जाओ, दे देती हूँ।
पेज में मैंने अच्छे से लिख के दे दिया सब कुछ, इसका मैं समझा देती हूँ एक एक करके। ग्रुप 18 होता है जीरो ग्रुप, नोबल गैसेस रेयर अर्थ से इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। ग्रुप 17 को हम लोग हैलोजेंस कहते हैं। हॉलो मैंने बोला था ना, सॉल्ट प्रोड्यूसेस आयोनिक कंपाउंड। ऑक्सीजन फैमिली को हम लोग बोलते हैं ना, चैल्कोजेन, ओर फॉर्मिंग ऑक्साइड एंड सल्फाइड विथ मेटल्स इन अर्थ क्रस्ट। ओके, ग्रुप 15 को क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फैमिली। फर्टिलाइजर ग्रुप भी बोलते हैं इसे, और फिर निक्टोजेंस भी बोलते हैं। निक्टोजेन होता है सफोकेटिंग कंपाउंड। क्या होता है नो, सफोकेटिंग कंपाउंड। और पेंटल्स क्या होता है, पेंटल्स मतलब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब इस ग्रुप 15 में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ग्रुप 14 में कार्बन फैमिली क्रिस्टेलोजन है, मतलब कार्बन फैमिली में क्रिस्टेलोजेंस मतलब होता है जो कार्बन एग्जिस्ट होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म में, उसे बोलते हैं क्रिस्टेलोजेन। फॉर एन एग्जाम्पल डायमंड, ग्रेफाइट। ओके, बोरॉन फैमिली, नहीं सॉरी, एक सेकेंड, हाँ डायमंड ग्रेफाइट, इसे टेट्रल्स भी बोलते हैं। टेट्रल्स अगर बोलेगा तो इसका मतलब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कोई बोला टेट्रल्स तो ग्रुप 14 का बात कर रहा है, कोई कार्बन फैमिली का बात कर रहा है। ग्रुप 13 मतलब बोरॉन फैमिली। ट्रायल्स मतलब 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द ग्रुप 13। ग्रुप 1 एल्कली मेटल्स विच आर सॉल्यूबल इन वाटर। जो मेटल सॉल्यूबल इन वाटर होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स। लिथियम ग्रुप 1A। ग्रुप 2 alkaline earth metals, metal oxide which are abundant in earth। ठीक है, जो मेटल ऑक्साइड, ये एल्कली अर्थ मेटल जो होता है इससे थोड़ा कम पावरफुल होता है एल्कली से, पर ये अर्थ में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, इसका आप लोग फ़ोटो खींच लीजिए, या तो फिर मैं आप लोगों को PDF फॉर्मेट में बना के दे दूँगी अगर आप लोग बोलेंगे तो। ठीक है, ओके, ठीक है, इतना समझ आ गया। सो दीज आर द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियोडिक टेबल। आप लोगों को समझ आ गया थोड़ा बात। अब मैं बुक से थोड़ा समझा दूँ, जो वर्ड्स नहीं समझ आएंगे वो मैं समझा दूँगी आपको, और बता दूँगी बुक में क्या याद करना है। और मैं कंसाइंस बुक से पढ़ा रही हूँ, और कॉन्सेप्ट सेम रहेगा सभी बुक का, तो सभी पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई नहीं कि जो कॉन्सेप्ट से पढ़े वही पढ़े। ओके, दे आर सॉफ्ट मेटल्स। तो सॉफ्ट मेटल्स क्या हुआ, सॉफ्ट मेटल्स मतलब कि जो हार्ड मेटल्स नहीं होते, जो कटेबल मेटल्स होते हैं, मतलब उनको नाइफ से कट कर सकते हैं, वो होते हैं सॉफ्ट मेटल्स। अब मैंने क्या बोला था कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मतलब कुछ में ना, अच्छा मैं समझ यहाँ ही बता देती हूँ। ठीक है, कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ओके, तो यहाँ पे ग्रुप 14 तक तो वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे जो उसके वैलेंस शेल में है, पर ग्रुप 15 से हम लोग 8 माइनस करेंगे जो उसका वैलेंस शेल है। ठीक है, ठीक है, फ्रॉम ग्रुप 15 से हम लोग यहाँ पे 8 माइनस करेंगे, 8 माइनस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली ग्रुप 15 से। ओके, ग्रुप 15 से हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे। नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, मैं जूम कर देती हूँ। ग्रुप 15 से हम लोग 8 माइनस करेंगे उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि उसका वैलेंस निकालना है। पर ठीक है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, एक बार मैं लाइट का इलेक्ट्रिसिटी चला गया था। ओके, तो 1 2 यहाँ तक इसका मतलब इसके जो वैलेंस शेल में कितना है इसका इलेक्ट्रॉन, 1 है। ठीक है, इसका ग्रुप नंबर 1 है। ग्रुप नंबर 2 में इसका
वैलेंस शेल में कितना है 2। अब ये ट्रांजिशन आएगा नहीं इसलिए मैं समझाऊंगी नहीं, मतलब समझाऊंगी नहीं कि मतलब कि इसका जो भी पार्ट आप लोग को रहेगा जितना सिलेबस में उतना ही समझाऊंगी, एक्स्ट्रा 11-12 में आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। 13 और 14 जो है, अब इसका क्या मतलब हुआ, ये 13 to 18। अब आप लोग बोलेंगे मैम आप तो बोले थे ग्रुप नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये सब लोग बोलोगे, तो इसका मतलब ये नहीं है। इसके यहाँ पे ग्रुप जितने में भी ग्रुप 13 ये जो है 14, इसमें ये 3 रहेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 4 रहेगा, यहाँ पे 5 रहेगा, यहाँ 6 रहेगा, यहाँ 7 रहेगा, यहाँ 8 रहेगा, ठीक है। और अगर आप लोग वैलेंस से निकालना है तो 13-14 में तो 3-4 ही रहेगा, पर 15 से 8 माइनस वैलेंस शेल करेंगे। 13, 14, 15, 16, 17, 18 में इसका जो लास्ट डिजिट है ना, ये जो 3 है 4 है, उतना वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा। ओके, सब लोग इतना बात समझ आ गया। स्क्रीन नहीं दिख रहा क्या आप लोगों को? हाँ आप ठीक है, ओके, तो इतना समझ आ गया। ओके, तो हम लोग थे यहाँ पे दे आर सॉफ्ट मेटल्स, ये करना है आप लोगों को, ये वाला पॉइंट करना है, और ये वाला पॉइंट मेन है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि दे हैव वैलेंसी 1, ग्रुप 1 है ना, तो वैलेंसी तो 1 ही होगा ना। और मेटल्स क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं ना, मेटल्स पॉजिटिव होते हैं, तो और मेटल्स यूनी पॉजिटिव आयंस फॉर्म करते हैं, यूनी पॉजिटिव आयंस फॉर्म करते हैं मतलब कटायन फॉर्म करते हैं। पॉजिटिव आयंस मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन खुद देता है ना उसे बोलते हैं यूनी पॉजिटिव, और उसे कटायन आयंस बोलते हैं। मैंने कटायन लिख दिया ताकि अगर आप लोग समझ आए तो, जो इलेक्ट्रॉन देता है उसे कटायन बोलते हैं, अगर किसी को याद ना हो तो। और गुड रेड्यूसिंग एजेंट, गुड रेड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? गुड रेड्यूसिंग एजेंट, अच्छा मैं यहाँ पे लिख ही देती हूँ ना, बेटर है। अच्छा स्टोरी फॉर्मेट में पहले मैं समझाती हूँ, फिर लिख दूँगी रेड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। अच्छा पेन से लिख देती हूँ, ज़्यादा अच्छे से विजिबल हो रहा है। रेड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, अब दिख रहा है ना? तो रेड्यूसिंग एजेंट एक स्टोरी के फॉर्मेट में समझाती हूँ, जिससे आप लोगों को लाइक आपकी फ्रेंड है, उसका आज बर्थडे है, ठीक है, उस फ्रेंड का बर्थडे है, और वो आपके पास ऑलरेडी लाइक आपके पास ऑलरेडी 2 चॉकलेट्स थे, ठीक है। अब 2 चॉकलेट्स थे तो आपकी फ्रेंड का बर्थडे था, तो आपकी अपनी फ्रेंड आती है, वो सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है, तो आपको भी दी, तो आपसे ले लिए चॉकलेट्स, ठीक है, तो खुद को आप अपना चॉकलेट्स ले लिए और उसका कम कर दिए, तो खुद का बढ़ा दिए और उसका कम कर दिए, तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और सामने वाले का रेड्यूसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसे कहते हैं रेड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ओके, समझ आ गया? आप लोग ये नोट भी कर सकते हैं। ओके, अब मेटल्स क्या होते हैं, बहुत रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, और वो कंबाइंड स्टेट में आते हैं। कंबाइंड स्टेट में आते हैं मतलब कि लाइक वो कंपाउंड के स्टेट में आते हैं, वो ऐसे ही अलग से नहीं आते। ये फर्स्ट शेल का बात हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट शेल का बात, सॉरी फर्स्ट ग्रुप का बात हो रहा है, ये सब जितने भी प्रॉपर्टीज है फर्स्ट ग्रुप का बात हो रहा है। Impart color to the flame when they burn, what does it mean?
इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम एंड दे बर्न, मतलब जैसे कोई भी चीज़ को, कोई भी मेटल को अपने हीट किया, ठीक है, अब उस फ्लेम से वो कलर निकलता है ना, जैसे आप लोग किए होगा लैब में एक्सपेरिमेंट्स, तो लैब में जब एक्सपेरिमेंट करते हो तो कुछ कुछ वो जो मेटल्स होते हैं उसको बर्न करने से ना फ्लेम में अलग कलर निकलता है, जैसे ग्रीन, ब्लू। तो इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, फोटॉन्स। ये क्लास 11 का है। अगर मैं ये समझाऊंगी तो 1 और घंटा लग जाएगा, इसलिए ये क्लास 11 में पढ़ेंगे अपने, ठीक है। फॉर्म हाइड्राइड्स विद हाइड्रोजन, हाइड्राइड से हाइड्रोजन बनता है। फॉर्म बेसिक ऑक्साइड विद ऑक्सीजन, ठीक है। रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर्म विथ, रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड विथ हाइड्रोजन, ठीक है। कोई मेटल के साथ वाटर रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। अच्छा ठीक है, मैं आप लोगों को ये ऐसे समझाती हूँ, वेट। ये मेटल है, ये मेटल है, ठीक है, प्लस H2O। ये मेटल मतलब METAL, वही मेटल, उसको मैं M लिख दी, ठीक है। MOH प्लस H2, तो ये क्या हुआ, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, है ना। All these elements, क्या लिखा है यहाँ पे, all these elements have one electron in their outermost shell and so they have similar properties। तो इसका मतलब ये है कि इस ग्रुप में सभी का एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, क्योंकि ये ग्रुप 1 में, इसलिए तो सभी का सिमिलर प्रॉपर्टीज लगभग होगा। ओके, बाकी यहाँ पे periodicity, cause of the periodicity is the same number of electron in the outermost orbit, recurrence of similar quantity। अब यहाँ पे, हाँ ये मैंने बताना शायद बताया नहीं था आपने को। ओके, तो मैंने बोला था ना कि यहाँ पे 18 ग्रुप्स हो गए, यहाँ पे 18 ग्रुप्स हैं, यहाँ पे 18 ग्रुप्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ग्रुप्स होंगे और 7 पीरियड हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 पीरियड 18 ग्रुप्स। ओके, और एक और बात बताना है यहाँ पे, ये सब रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं, ये सब रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं, ये सब देखो, ग्रुप 1 2 और 13 to 17 होते हैं, मतलब ये होते हैं और ये होते हैं, और ये नोबल गैसेस होते हैं, और ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, जो ब्लू ब्लू दिख रहा है आप लोगों को, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स होता है, और ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। ओके, समझ आ गया। तो ये बात भी मैंने आप लोगों को समझा दी है। अच्छा, एक और बात है, इन elements in zero group are called inert gases. Why? Because owing to their stable electronic configuration, they hardly react with each other. 8 electron in the outermost, ठीक है, outermost orbit में कितना प्रेजेंट चल रहा है, उसका लिमिट क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन्स ही, उसका वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। मतलब अगर देखो किसी के पास एक शेल है, किसी के पास 2 शेल था शायद, यहाँ पे 8, सभी के पास 8 है ना, सभी के पास 8 है, तो तो 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, तो कोई देगा ना लेगा, मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो सबका जो देखो सेकंड शेल का लिमिट क्या था, 8 इलेक्ट्रॉन्स था ना, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 18 है, सभी के शेल में पूरा पूरा है।
मतलब जितना शेल में चाहिए होता है उतना है। मतलब अगर सेकंड शेल का बात कर, मतलब इस शेल में तो 8 है, इस शेल में 8 है, इस शेल में 18, इस शेल में 18 है, इस शेल में 32, इस शेल में 32, सबके पास मतलब पूरा पूरा है। मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन कम नहीं है उसका लास्ट शेल अकॉर्डिंग टू द पीरियड। तो ना ले रहा है ना दे रहा है, बराबर है। ना लेगा ना देगा, तो अगर लेगा तो किसी से रिएक्ट करेगा, देगा तो भी रिएक्ट करेगा, है ना। तो नहीं दे रहे ना ले रहे, दैट्स वाई, क्योंकि इसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं दे हार्डली रिएक्ट विद ईच अदर, ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता है, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ हीलियम विच हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक्सेप्शन तो रहता है, केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन ऑफ कोर्स होगा। हीलियम विच हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये सब मैंने ओके ओके इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैंने बता दिया था ना। एक्टिनाइड्स, रेडियो लैंथेनाइड्स रेयर अर्थ वे बताया था मैंने, तो ये सब बताया था। ओके, ये भी मैंने कॉपी में आप लोगों को लिखवा दिया था अच्छे से समझा के, तो ये वाला बता दिया था ना। अब ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, इसका मैंने ये अभी तक नहीं समझाया। रिप्रेजेंटेटिव कौन कौन से हैं, एक बार फिर से बता देती हूँ। ये 2 ठो, यहाँ पे ये, ठीक है, ओके, समझ आएगी। तो रिप्रेजेंटेटिव में मेटल्स भी है, नॉन मेटल्स भी है, क्योंकि यहाँ पे मेनली मेटल्स रहते हैं और यहाँ पे मेनली नॉन मेटल्स रहते हैं। ये बाद में समझ आएगा क्यों यहाँ पे मेनली, वहाँ पे मेटल्स रहते हैं, नॉन मेटल्स रहते हैं, कि इसका भी एक रीज़न है। एवरी मूव देयर इज़ अ रीज़न। ओके, दे फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट एज वेल एज कोवैलेंट कंपाउंड विथ नॉन मेटल्स। तो आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन दे देता है दूसरे एलिमेंट को, और कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, जो 2 एलिमेंट होता है और शेयरिंग में रहता है, मतलब ये भी ले रहा है वो भी ले रहा है, ठीक है, इसे बोलते हैं कोवैलेंट। इलेक्ट्रोवैलेंट को आयोनिक बॉन्ड बोलिए मैंने ताकि समझाने के लिए, कोवैलेंट, हाँ ठीक है। कोवैलेंट नॉन मेटल्स के साथ होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट मेटल्स के साथ होता है, नहीं, ओके। Metallic nature increases on moving down on any of these 7 groups. तो metallic nature क्या होता है? metallic nature वो होता है, जैसे देखो ये है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ठीक है। तो जो उसका मेटालिक नेचर होगा ना, ऐसे इंक्रीज करेगा, मतलब ये एकदम कम, इसमें है ही नहीं मेटालिक नेचर, ये थोड़ा सा, ये और थोड़ा सा, ये ज़्यादा, ये और ज़्यादा, ये सबसे ज़्यादा, ठीक है। मेटालिक नेचर ऐसे इंक्रीज करता है। और इधर मेटालिक नेचर कैसे इंक्रीज करते हैं, ऐसे। इधर मेटालिक नेचर सबसे ज़्यादा रहता है, यहाँ पे मेटालिक नेचर नहीं रहता है। ये समझाऊंगी मैं बाद में, इसको और अच्छे से देखते पीछे भी वाले पेज में पढ़ेंगे अपने, तो ठीक है। मैंने यहाँ पे टिक करा हुआ होगा ना, ये वाला देखो, इसको पूरा याद नहीं करना है, बस इतना सा याद करना है। और इसको ये वाला ना आपको मैंने समझा दी, याद कर लेना। ये वाला मैंने यहाँ पे दे दिया, ये ऑलरेडी मार्क कर दिया, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और ये याद ऐसे भी रह जाएगा। ये पीछे जो उसकी थ्योरी है इसकी और ज़्यादा है, तो समझ और याद रहेगा ही, ठीक है। अब मेटल्स क्या होता है, मेटल्स आप लोग बचपन में पढ़े थे ना, कि मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, और वो प्रेजेंट मेटल्स मैंने बताया था ना, मेटल्स 1 और 2 में, और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, है ना। और वो कहाँ पे रहते हैं, ग्रुप 16 और ग्रुप 17, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ओके।
नाउ ट्रांजिशन एलिमेंट्स का बात करते हैं. ऑल दीज एलिमेंट्स आर मेटल्स विद हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. तो व्हाट डज इट मीन कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है हाई होता है. गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये भी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी रहता है. मोस्ट ऑफ दीज एलिमेंट आर यूज्ड एज कैटलिस्ट. कैटलिस्ट क्या होता है आप लोगों को याद है? कैटलिस्ट आप लोग पढ़े थे, हाफ ईयरली की सिलेबस में था शायद आप लोगों के. तो कैटलिस्ट वो होता है जैसे कोई भी आप लोग देखो नेगेटिव कैटलिस्ट पे तो पॉजिटिव कैटलिस्ट भी होता है. दो टाइप का कैटलिस्ट होता है. ये कैटलिस्ट में वो होता है कि देखो कोई भी एक्सपेरिमेंट तुम लोग कर रहे हो, ठीक है, अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट करोगे तो वो एक्सपेरिमेंट जल्दी जल्दी हो जाए. नेगेटिव कैटलिस्ट करोगे तो धीरे धीरे होगा. ठीक है. तो कैटलिस्ट क्या होता है? जो रेट ऑफ अ रिएक्शन को बढ़ा भी देता है. ये पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम होता है. नेगेटिव कैटलिस्ट जो रेट ऑफ अ रिएक्शन को घटा भी देता है. जैसे पॉजिटिव कैटलिस्ट का हो गया एग्जाम्पल मैग्नीज डाइऑक्साइड और आयरन हो गया और प्लैटिनम हो गया, बहुत सारा होता है. और नेगेटिव कैटलिस्ट का अल्कोहल, या दैट इज. जैसे तुम लोग देख लो ना, तुम लोग जब अल्कोहल मतलब जब कोई पीता है अल्कोहल तो उसका जो डाइजेशन है ना थोड़ा धीरे हो जाता है. तो वो एक कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं तुम्हारे डाइजेशन. दैट इज व्हाई इट सेड अल्कोहल पीना नहीं चाहिए. ठीक है. ये कुछ जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो मोस्ट ऑफ द कैटलिस्ट ही है. मोस्ट ऑफ दीज एलिमेंट एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंसी. ये आप लोग क्लास 11 में आएगा इसलिए भी मैं नहीं समझाऊंगी और इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है. अगर लिखना हो तो ये लिख दीजिए, ये लिख दीजिएगा. और ये इतना इम्पोर्टेंट, ये डी नंबर लिख दीजिए, ए बी डी. और ई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये क्लास 11 की आएगी तो अभी समझने का दरकार नहीं. मोस्ट ऑफ दीज एलिमेंट्स फॉर्म कलर्ड आयंस एंड कलर्ड कंपाउंड्स. तो इसका क्या मतलब हुआ? जो कि जो आयंस होते हैं वो कलरफुल होते हैं. अब वो कलरफुल से ये सेंस मत ले लीजिएगा. कलरफुल मतलब वो आयंस होते हैं कलरफुल होते हैं, मतलब ये कलरफुल वो वाला कलरफुल नहीं. ठीक है. कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं. इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. इनर ट्रांजिशन एलिमेंट वो एलिमेंट थोड़े हैवी होते हैं, उनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है और दे शो वेरिएबल वैलेंसी. और कलर्ड आयंस जो मैंने बताया एक्टिनाइड्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं और वो नेचर में ऐसे नहीं पाए जाते, बहुत स्पेशल लैबोरेटरीज में बनाया जाता है ये एक्टिनाइड्स. ओके. एलिमेंट्स ऑफ द जीरो ग्रुप विच इज 18th. वर्टिकल कॉलम आर नोन एज. ठीक है. डेटा ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है. Elements of the second period show resemblance. ओके. पूछा जाएगा कि ब्रिज एलिमेंट्स, अगर टिपिकल ब्रिज एलिमेंट्स तो होता है तो क्या होता है? ये लिथियम मैग्नीशियम बेरिलियम एल्युमिनियम बोरॉन सिलिकॉन. और टिपिकल एलिमेंट्स क्या होता है? टिपिकल एलिमेंट्स वो होता है जो थर्ड पीरियड में एलिमेंट्स होते हैं ना, उन कुछ कुछ जो उसका जो प्रॉपर्टीज होते हैं ऑफ रेस्पेक्टिव ग्रुप आर कॉल्ड टिपिकल एलिमेंट्स. जैसे कि कौन कौन सा हो गया? सोडियम 11th ग्रुप का, मैग्नीशियम 12th ग्रुप का, एल्यूमिनियम 13 ग्रुप का, 14 सिलिकॉन ग्रुप का, फॉस्फोरस 15 ग्रुप का, सल्फर 16 ग्रुप का, क्लोरीन 17 ग्रुप. मतलब टीचर पूछ सकती है 17 ग्रुप में कौन सा टिपिकल एलिमेंट है, 16 ग्रुप में कौन सा एलिमेंट है, ऐसे करके. ठीक है. तो ये याद कर लेना. अब मेरिट्स और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. तो अभी अभी भी यही हो रहा है प्रॉब्लम. यहाँ पे मैंने समराइज करके लिखा है. लिखा हुआ दिख रहा है आप लोगों को? अच्छा ये डी मेरिट्स है. ठीक है.
मेरिट्स पहले पढ़ा देती हूँ मैं. इट इज़ बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर विच इज़ इवन बेटर फंडामेंटल प्रॉपर्टी कंपेयर टू मास. तो पहले क्या यूज़ होता था, पहले के मैंने लोगों लॉज नहीं पढ़ाया, पर उसमें क्या होता था कि ना जो एटॉमिक मास के ऊपर वो लोग ना अरेंज करते थे, ठीक है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऊपर उन लोग ऐसे पीरियोडिक टेबल को अरेंज करते थे. पर एटॉमिक नंबर पे किए तो और ज़्यादा एक्यूरेट आने लग गया आंसर, ठीक है. और पोजीशन ऑफ एलिमेंट इज रिलेटेड, हाँ जो एलिमेंट होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों को समझ आ जाता है पोजीशन ऑफ एलिमेंट के, ठीक है. और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इजी टू अंडरस्टैंड है पहले वाले से, क्योंकि उसमें एटॉमिक मास पे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहता था. ओके, डीमेरिट्स क्या है? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है. अब टीचर बोलेगी कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन कौन से प्रॉपर्टीज, अब तुम लोग बोलोगे मैम ये तो हाइड्रोजन है और ये ग्रुप 1 तो ग्रुप 1 की प्रॉपर्टीज होंगे. नहीं, इसके होते हैं ग्रुप 1 से भी रिलेट होता है, ग्रुप 17 से भी रिलेट होता है. ये दोनों ग्रुप का प्रॉपर्टीज क्या होता है इसके पास है, ग्रुप 1 और ग्रुप 17 का, ठीक है. यही मेन है, बाकी तो कुछ मेन है नहीं. बाकी ये वाला जो है ये मैं पार्ट 2 में पढ़ाऊँगी. पार्ट 2 में ही पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. ओके, थैंक यू.